हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये टॉपिक पर मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे कंट्री में इंसुलिन रेजिस्टेंस बेस्ड डिजीज़ेस लाइक पीसीओ, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल ख़राब, ये सब इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि इसका बर्डन हमारे कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है। और इसके लिए ये मेरा एक छोटा सा एफ़र्ट है। एक आप कुछ भी समझ लीजिए कि थोड़ी सी मैं पैट्रियोटिक हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंट्री के और अपनी कंट्री के लोगों की हेल्प करूँ कि हम इस डायबिटीज़, इस पीसीओ को एक मास स्केल पर फाइट करें। तो चलिए आज हम हैंड्स जॉइन करते हैं, आज हम इंसुलिन रेजिस्टेंस समझते हैं और लेट अस फाइट पीसीओ एंड डायबिटीज़ टुगेदर। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को इतना एक्सपर्ट बना दूंगी इस चीज़ में कि आप और 10 लोगों को पढ़ाएंगे और मेरी इस कोशिश से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिसमें कि पीसीओ इजीली रिवर्स हो सकता है या फिर होगा ही नहीं, सेम विद डायबिटीज़ ना हो। तो चलिए अब हम बाकी बातें छोड़ के समझने की कोशिश करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो ग्लूकोज हम खाना खाते हैं ये हमारे बॉडी में जब एब्जॉर्ब होता है तो देखिए, आपका एब्जॉर्ब होगा तो सीधा आपका ब्लड शुगर बढ़ जाना चाहिए, पर ब्लड शुगर लेवल तो आपका नॉर्मल रेंज में रहता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में पैनक्रियाज से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब ये जब हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है तो जितने हमने खाना खाया उसके हिसाब से इंसुलिन सिक्रीट होता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पर हमें समझना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम सपोज़ कीजिए कि बहुत सारा खाना खाते हैं, कैसे एग्जांपल दूँ आपको। सपोज़ कीजिए कि आपने बहुत सारी मिठाई खा ली और आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लोड दे दिया अपने बॉडी के ऊपर, तो वो शुगर को लेकर के इंसुलिन खूब सारा सिक्रीट होता है और वो इंसुलिन फिर उस शुगर के साथ क्या करता है। तो देखिए, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें कुछ डोर्स होते हैं। मतलब मैं उसको बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि उसमें कुछ डोर्स होते हैं जिसको कि इंसुलिन ओपन करता है और वो जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद वो सेल्स जो हैं वेरियस फंक्शंस के लिए हमारे वो ग्लूकोज यूज़ कर सकता है। कि जैसे कि हमारी मसल्स में अगर चला जाता है तो जो हम, जैसे मैं अब ये हाथ चला रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो इसमें वो यूज़ होता है। पर व्हाट अबाउट कि जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो जो ये सेल के अंदर जाता है और जितनी चीज़ यूज़ नहीं होती है तो वो ग्लूकोज हमारा फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाता है और हम धीरे धीरे हमारी फैट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि सपोज़ कीजिए कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, इतना आप खा नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, उसको बैंक में रख देंगे पैसे को। तो धीरे धीरे आपका जैसे बैंक बैलेंस मोटा होता है। अब बैंक बैलेंस मोटा होता है तो भाई सबको बहुत अच्छा लगता है, पर जब शरीर मोटा होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इंसुलिन जो है बेसिकली हमारा जो है सेल के अंदर शुगर को शिफ्ट करने वाला हार्मोन होता है। तो आप ये समझ लीजिए सिंपल उसमें कि जो भी हम शुगर्स खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, इंसुलिन जो है वो हमारे सेल के अंदर उस ग्लूकोज को शिफ्ट करता है। जितना यूज़ होता है वो यूज़ होता है, बाकी जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ग्लूकोज एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है कि जब हमारा इतना ज़्यादा हम अपना शुगर की इनटेक होना शुरू हो जाती है कि हमारे सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज से लोडेड रहते हैं और धीरे धीरे ये दरवाजे जो हैं इंसुलिन से खुलने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। मतलब शुरू में मुश्किल हो जाते हैं, फिर बाद में बंद ही होने लगते हैं। तो आप जो शुगर्स लेते हैं वो सेल के अंदर नहीं शिफ्ट हो सकती। तो देखिए, हमारा बॉडी हर चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करता है। तो अगर आपने
शुरू शुरू में जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दरवाजे खोलने में मुश्किल हो रही है, सेल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका बॉडी में से पैनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो हमारे इंसुलिन लेवल्स हायर होते चले जाते हैं। तो जब अब क्या होता है, ज़्यादा इंसुलिन हो गई तो फिर भाई किसी तरीके से सेल के अंदर ये ग्लूकोज चला गया। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि सपोज़ कीजिए कि एक आपके पास अटैची है, उसमें आपको कपड़े भरने हैं। अब आपने पहले तो नॉर्मल होता है कि भाई आपने अच्छे से सब कपड़े लगाते गए, अब आप और कपड़े लेके आ रहे हैं, मीन्स दिस कपड़ा इज़ इक्वल टू शुगर। अब आपने और भर दिए, अब आपको वो अटैची बंद नहीं हो रही है, तो भाई उसमें फिर आपने ज़ोर के प्रेशर लगाया और बंद किया, तो हम जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू इंसुलिन, कि भाई हमारा और प्रेशर लगा। फिर उसमें आपने और कपड़े रख दिए, अब नहीं हो रहा तो आप 3 लोग उसके ऊपर बैठ करके उसको बंद कर देते हैं, तो भाई ये हमारे इंसुलिन लेवल्स और बढ़ गए। तो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझिए कि हमारे इंसुलिन लेवल्स क्यों बढ़ते हैं। अब फाइनली क्या होता है कि एक स्टेज ये आती है कि आप कितना भी ज़ोर लगा लें, कितना भी इंसुलिन कर लें, लेकिन आपकी वो सूटकेस बंद नहीं होगी, मतलब कि अब दरवाजे नहीं खुलेंगे और ग्लूकोज और अंदर नहीं जाता है, और फाइनली वो जो शुगर है वो आपके ब्लड में रहना शुरू कर जाती है। फिर वो प्रेजेंट करती है आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से। तो दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे वो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसी स्पेक्ट्रम में हमारा होता है पीसीओ, जो कि गायनी की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो मैंने अपनी पीसीओ की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, कि धीरे धीरे हमारी ब्लड शुगर्स बढ़ने से पहले और पीसीओ होने से पहले इंसुलिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही क्यों है। अब देखिए, इसमें एक थोड़ा सा तो एलिमेंट हमारा इनहेरिटेंस का भी होता है। जो हमारे एशियन इंडियंस वगैरह हैं, ये थोड़ा सा प्रोन ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमारे साइड की कंट्रीज़ में इंसिडेंस ऑफ पीसीओ और डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। पर देखिए, आप जेनेटिक्स को तो भाई देखिए चेंज नहीं कर सकते, है ना। यू आर अ पैकेज डील। जो आपको इंटेलिजेंस मिली है, जो आपको खूबसूरत सी शक्ल मिली है, वो भी इनहेरिटेंस से मिली है, तो भी साथ में ये आपको थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले जीन भी मिल गए हैं। पर ये छोटे अमाउंट में एक्ट करता है ये इनहेरिटेंस वाला, और जो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल के होते हैं। वो होते हैं सबसे पहले ओवरवेट एंड ओबेसिटी, मतलब आप इसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड है आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीसरी होती है अगर हम कोई ड्रग्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स, जैसे आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स पे डाला है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो डॉक्टर आपको आपकी शुगर्स मॉनिटर करने के लिए आपको बोलेंगे। और भाई लास्ट में जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है वो है स्ट्रेस। देखिए, जब हमारे को स्ट्रेस होता है और जब हम लैक ऑफ स्लीप होती है, तो हमारे ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं बॉडी के, कॉर्टिसोल्स होते हैं, इनके लेवल बढ़ जाते हैं और उससे भी हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब ये होता है एक विशियस साइकिल। तो इसके हमारे सिम्टम्स भी यही होते हैं और कॉज भी यही होता है। तो जो हमारे जो सिम्टम्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो सबसे पहले होती है ओबेसिटी, पीसीओ, प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ और फैटी लिवर। देखिए, एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि फैटी लिवर जो है वो फैट खाने से होता है, उससे भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ फैटी लिवर। तो इसलिए देखिए, आजकल जितने भी मोटे लोग होते हैं सबके अल्ट्रासाउंड्स कराओ तो ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर। तो भाई आप अगर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करेंगे तो आपका ये फैटी लिवर भी रिवर्स हो जाएगा। इसके साथ जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं अपना, तो ज़्यादातर लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आते हैं, एचडीएल कम आता है। तो देखिए, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का काफ़ी रोल है इसमें, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और कभी कभी इन सब सिम्टम्स के साथ में अगर आपके गर्दन वगैरह के एरिया में ब्लैक निशान है, काफ़ी पूरी नेक आपकी ब्लैक है, आप जाके सोचते हैं कि ब्लीच करके ठीक कर लें, ऐसे कर लें, तो वो नहीं है, ये भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है। तो आई होप आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस क्या हैं। तो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायग्नोज करने में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती हूँ, इसको डायग्नोज करने में मैं पर्सनली इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए देती हूँ
कि हम अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोज करते हैं तो जो हमारी ब्लड शुगर डिरेज्ड होती है, मतलब पीसीओ होने से पहले, प्री डायबिटीज़ होने से पहले, जो मैंने पिछली वीडियोस में देखिए प्री डायबिटीज़ भी पढ़ाई है, मैंने आपको पीसीओ भी पढ़ाया है पिछले उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो उससे भी होने से पहले हमारी इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराई, ब्लड शुगर तो आ रही है आपकी 98, भाई HbA1c आ रहा है आपका 5.6, आप तो कहेंगे कि जी बल्ले बल्ले, हमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। पर ऐसा नहीं है। आई विल से ये मेरा डायग्नोसिस है कि आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लीज़ चेक कराइए। अगर आप पीसीओ हैं, स्पेशली आप प्री डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक तक तो देखिए शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो मतलब पीसीओ में, ओबेसिटी में आपके नेक पे ब्लैक ब्लैक निशान है, आपको फैटी लिवर है या आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेज्ड है, तो प्लीज़ आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराइए। अब हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, मतलब जो इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है, इसका स्पेशल टेस्ट होता है, मैं उसको बहुत यूज़ करती हूँ, उसको बोलते हैं HOMA-IR। थोड़ा सा साइंटिफिक है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। आज की डेट में आप सब बच्चे, सब सीनियर्स, सब पढ़े लिखे हो, सब टेक सेवी हो, सब कैलकुलेशंस में फास्ट हो, तो आप लोग समझ जाओगे। तो इसमें हमको अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर करानी होती है और फास्टिंग इंसुलिन, सेम सैंपल के ऊपर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड फास्टिंग इंसुलिन। मैं कह रही हूँ कि आपको किसी लेबॉर्ट्री में कैलकुलेट कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दो वैल्यूज़ आपके पास होंगी, आप अपना HOMA-IR खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर खोलिए, अब एक काम कीजिए, उसमें आप फास्टिंग ब्लड शुगर लिखिए, आपके इंसुलिन लेवल कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको डिवाइड कीजिए 405। I repeat, 405. So the formula is fasting blood sugar multiplied by fasting serum insulin. It has to be divided by 405 and this gives your value of HOMA-IR. और ये जो आपकी HOMA-IR की वैल्यू है, इसकी नॉर्मल जो रेंज है, इट इज़ अप टू 1.1। आई रिपीट, इट इज़ 1.1। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल है 100, भाई कोई जना कैलकुलेटर खोल लो, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, 100 है आपकी जो वो है, क्या कहते हैं, इंसुलिन है, वो है 20। तो देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 2000। अब 2000 को अगर हम 405 से डिवाइड करेंगे तो 2000 को 405 से कितना हो जाएगा, ये आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आपका 4-5 के आसपास आपका आ जाएगा, 4 to 5 के बीच में। सी मेरे पास सामने कैलकुलेटर नहीं है, बट आई एम मतलब कैलकुलेटिंग इन माई माइंड, इट विल बी अराउंड 4+। ओके, सो डिस्पाइट अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एंड अ नॉर्मल आपका इंसुलिन लेवल भी देखिए 20-25 तक हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल होता है, तो बट आपका HOMA-IR ख़राब है, तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल से और आपकी GCT टेस्टिंग ख़राब होने से पहले ही आपका ये मतलब जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पिक हो सकता है। तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दिस HOMA-IR फॉर कैलकुलेटिंग फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप ओबीज हैं तो, आपको PCO है तो, या फैमिली हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ की तो, आपको लिवर डिजीज़ में या फैटी लिवर है आपको, और या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब है। मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ तो आई थिंक आप सबको याद हो जाएगा। तो चलिए, अब तो हो गई इसकी सब डायग्नोसिस और ये सब कुछ सुन के हमें लगता है बहुत डर। अब लेकिन इसको रिवर्स करने के वही हमारे स्टैंडर्ड रामबाण है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ख़राब भी ये सब कुछ लाइफस्टाइल ख़राब करने से हुआ है, ठीक भी भाई ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही होगा। तो देखिए, इसमें मेन रोल जो है वो डाइट का है, मेन रोल आपके एक्सरसाइज का है, और जो मेन रोल है वो आपके कुछ हद तक फास्टिंग का है। तो मतलब एकदम से घबराइए मत, ऐसा फास्टिंग नहीं है कि मैं आपको एकदम से बोल दूँगी कि जी आपको कभी कुछ खाना ही नहीं है। तो इसमें जो हमारे जो डाइट है, सबसे पहले तो हम डाइट को समझते हैं। तो देखिए, जो हम बिल्कुल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं,
जो कि आप सबको पता है कि मैदा है, शुगर है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, मतलब जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, जब हम खाते हैं तो हमारी इंसुलिन स्पाइक बहुत हाई होती है और ग्रेजुअली इससे हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो डाइट में हमको सबसे पहले जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको बहुत मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलती कि आप बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि देखिए हमको एक हेल्दी लाइफ भी लीड करनी है, हमको सोसाइटी में भी रहना है, हमको हर चीज़ एंजॉय भी करनी है, पर हर चीज़ तरीके से कि भाई अब जैसे आजकल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो दिवाली आ रही है, भाई ऐसा थोड़ी है कि दिवाली है तो हम मिठाई नहीं खाएंगे, पर खाएंगे ना, कायदे से खाएंगे, थोड़ी खाएंगे, कम खाएंगे और फिर बाद में हम नहीं खाएंगे काफ़ी दिन। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो हमको सिंपल जो है, जब हमको इसको किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको रिवर्स करने के लिए हमको ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने होते हैं। और क्या लेना होता है इसकी जगह में? हमको लेना होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में मैंने 3-4 में बता चुकी हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये होते हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स और दालें। मतलब अगर आप छिलके के साथ वाली दालें खाते हैं, अनाज में से चोकर नहीं निकालते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गई, ये आपका रिफाइंड पोहा हो गया, तो ये सब जो है रिफाइंड में आते हैं और इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है। और इसको ठीक करने के लिए आप सपोज़ कीजिए कि कभी खा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसके साथ में आप सैलेड खा लीजिए। तो सैलेड में आपके फाइबर चला जाता है, तो इमीडिएटली उसमें एक आपने बाहर से उसमें फाइबर ऐड कर दिया, तो वो फुल्ली तो नहीं होता, पर हाँ थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये तो डाइट में हो गया, साथ में प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए और अपने हेल्दी फैट्स का इंटेक अच्छा रखिए। अब सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। तो भाई एक्सरसाइज। इंसुलिन खाली डाइट से यूजुअली ठीक नहीं हो सकता। अगर आप इसमें एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी रिवर्स होगा। तो प्लीज़ बी इन अ हैबिट नंबर 1 टू बी एक्टिव इन योर हाउस, टू बी एक्टिव एट योर वर्क प्लेस। प्लीज़ धम से बैठ मत जाइए कंप्यूटर के सामने कि अब बिल्कुल हिल ही नहीं रहे हैं। आपको चाहिए ना तो अपनी स्मार्ट वॉच में फीड कर दीजिए, आफ्टर एवरी आवर गेट अप, वॉक सम स्टेप्स, मॉनिटर योर स्टेप्स। आजकल की रिकमेंडेशन है 10,000 स्टेप्स की। स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप वॉक कर रहे हैं। हर काम अपना छोटा छोटा खुद करने की कोशिश कीजिए। पानी पीना है तो आप अपना जाकर के किचन में से पानी लेके आइए, अपना ग्लास वापस रख के आइए, अपनी छोटे छोटे काम खुद करिए। तो देखिए इससे क्या होता है कि आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा फिर आप डेडिकेटेड कार्डियोस कीजिए। देखिए सारी पिछली वीडियोस में बनाया है, अगेन वही रेपिटेशन है। वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, यूट्यूब बेस्ड कार्डियोस कीजिए, मतलब जुम्बा डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट प्लीज़ 45 मिनट्स आप करिए कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार। और इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। और नेक्स्ट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगा इज़ अ मस्ट, क्योंकि इससे आपका बॉडी भी अच्छा रहता है और आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम रहते हैं। जब स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं तो आप जो है स्टीरॉइड्स, आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स लो होते हैं, तो उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा मैं यहाँ पर टच करूँगी, ये टॉपिक है फास्टिंग का। भाई आजकल पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा हॉट टॉपिक हो गया ये हॉट टॉपिक फास्टिंग। तो देखिए इसकी एक अलग से मैं वीडियो लूँगी फास्टिंग की, पर मैं बताती हूँ कि फास्टिंग हमको पैनिक करके नहीं करनी है। मतलब एक है ना कि भाई अब हमने सोच लिया कि भाई हमको 16/8 करनी ही करनी है, तो अब हम जिएंगे मरेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम 16/8 में कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आपका बॉडी यूज टू है कि नहीं। तो मैं कहती हूँ आप जैसे 12 घंटे 14 घंटे इस टाइप से आप कुछ मत खाइए। भाई जैसे हमारे सिस्टम में बोलते हैं कि भाई सनसेट के बाद आप मत खाइए। और फिर उसमें जैसे हमारी जो आदत होती है ना कि रात को टीवी के सामने बैठ के हम कुछ खा रहे हैं, कभी भी कुछ खा रहे हैं, तो प्लीज़ वो मत कीजिए। और अगर आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपको लेट नाइट खाना पड़ता है, तो प्लीज़ ब्रेकफास्ट को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो दैट यू हैव एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग का क्या फंडा है? फास्टिंग में ये होता है कि देखिए जब हम फास्टिंग करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो हमारे इंसुलिन स्पाइक्स बिल्कुल नहीं होते। जब इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते तो फिर वो धीरे धीरे करके हमारे पैनक्रियास को रेस्ट मिलता है और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होती है। तो
ये मैं आपको फास्टिंग की अलग से वीडियो लेके कभी अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे ये काम करेगा। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि फास्टिंग का मतलब है कि कुछ भी नहीं खाना है, उसमें एक फास्ट मिमिकिंग चीज़ें होती हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो वो फास्ट मिमिकिंग डाइट्स वगैरह होती हैं थोड़ी सी, वो आप खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्लियर सूप पी लिया, आपने 2-4 बादाम खा लिए उस 16 आवर्स की फास्टिंग में, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी फास्टिंग कंटिन्यूड हो। ये इंसुलिन स्पाइक आपको नहीं देते हैं और धीरे धीरे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाता है। और स्ट्रेस के साथ जो हमने बात करी थी, लैक ऑफ स्लीप आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपकी स्लीप है वो एडिक्वेट हो। अगर आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में थोड़ी मुश्किल होगी। सो दिस इज़ माई स्टार्ट ऑफ एजुकेटिंग all of you about reversing PCO and preventing our country from becoming fully diabetic. Please join hands with me. Let us work together to make a healthier India. Bye and Jai Hind.